नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है हफ्ताभर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। हाज़रीन, आज हम आज़ादी की बात करेंगे क्योंकि हम 7 रोज़ में अपने देश का, अपने वतन का 75वां यौम आज़ादी दिन मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले ज़रूरी है ग़ुलामी को समझना। भी ग़ुलामी किसे कहा जाता है, स्लेवरी किसे कहा जाता है। मैं ग़ुलामी 2 मिनट में करूँगा और वो किसी और टॉपिक पे नहीं लूँगा। हिंदुस्तान की आज़ादी से जो ग़ुलामी रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। जो हमारी ग़ुलामी थी वो ग़ुलामी ये थी दोस्तों कि जैसे पटियाला में माल रोड है, माल रोड पर आम शहरी को, आम हिंदुस्तानी को एक मुकर्रर वक्त के बाद जाने की, टहलने की, घूमने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त नहीं थी 1947 से पहले। आम शहरी को, आम नागरिक को 12 दरी जो मशहूर गार्डन है पटियाले का, एक मुकर्रर वक्त के बाद वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं थी। आम शहरी को, आम नागरिक को जो पटियाला जिमखाना क्लब है उसमें जाकर, क्योंकि ये 125 साल पुराना क्लब है और आज़ादी को 75 साल हुए हैं, उससे मतलब ये है कि उससे 50 साल पहले था ये। वहाँ भी आम हिंदुस्तानी को, आम नागरिक को, आम सिटीज़न को वहाँ जाकर क्लब में कोई फैसिलिटी उठाने का, लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत कम हिंदुस्तानी थे जो आज़ादी से पहले जिनको मेंबर बनाया जाता था। बहुत ज़बरदस्त स्क्रीनिंग होती थी और उनके ऊपर ड्रेस कोड बड़ा ज़बरदस्त लागू होता था। ये मैंने, क्योंकि मैं पटियाला से वाबस्ता हूँ, मैंने पटियाला की बात की है, लेकिन ये सारे हिंदुस्तान में लागू था। हम हिंदुस्तानियों को सेकंड रेट तो बहुत बड़ी बात है, थर्ड रेट सिटीज़न माना जाता था। अंग्रेज़ जो हुक्मरान था वो हिंदुस्तानियों को अपने पाँव की जूती समझकर चलता था। हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। आज हम चिल्लाते हैं, आज भी खैर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी बोलने का, कहने का हक शायद ही किसी को हो। अगर कोई बोलता है तो उसे टेररिस्ट कहा जाता है या उस ऊपर सेडिशन का केस ठोक दिया जाता है। उस वक़्त आज़ादी से पहले किसी को भी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। टोटल ग़ुलामी इसे कहते हैं कि जब आपके पास कोई इख्तियार ना हो, आपके पास कोई राइट्स ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से खा ना सकें, आप अपनी मर्ज़ी से पी ना सकें, आप अपनी मर्ज़ी से तालीम ना हासिल कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी से इलाज ना करवा सकें, उसे ग़ुलामी कहा जाता है। सो हिंदुस्तान में वो ग़ुलामी का दौर, और वो ग़ुलामी हमारी 2 तरह की थी, एक अंग्रेज़ों की, एक राजों की। क्योंकि हिंदुस्तान में तब रजवाड़ा शाही सिस्टम था, जैसे पटियाला में राजा थे, नाभा, संगरूर, हैदराबाद, ये सब, इनकी ग़ुलामी भी अंग्रेज़ों से मिलती जुलती थी। अंग्रेज़ों ने इनको इख्तियार दिए हुए थे, ये भी आम जनता को अपनी रिया, अपनी प्रजा, अपनी पाँव की जूती समझकर काम करते थे। ये अलग बात है कि आज बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, यही जो राजे रजवाड़े हैं आज हुक्मरान बने हुए हैं, तभी तो ये हालात हुए हैं हमारे पंजाब के भी और पंजाब के बाहर भी। खैर, हम ग़ुलामी की बात कर रहे थे, ग़ुलामी ये होती है। अब हम आते हैं आज़ादी की तरफ। दोस्तों, किसी देश के लिए 75 साल की आज़ादी एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक सदी है, एक डेकेड है। इससे बड़ा टाइम किसी देश को 75 साल से ज़्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, अपने आप को प्रूव करने में नहीं मिल सकता 75 साल की आज़ादी के बाद। अगर हमारे हुक्मरान कहते हैं रूलर्स को, जो गद्दी पर हों, चाहे वो सेंटर हों, चाहे वो स्टेट्स में हों, उसमें सब शामिल हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सबका मुद्दा एक ही है। उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, 75 साल में क्या मुद्दे थे इनके और क्या इन्होंने हम लोगों को क्या दिया। चंद स्काई स्क्रैपर्स बना लेने, आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें बना लेनी, नेशनल हाईवे बना लेने,
एयरपोर्ट्स बना लेने, कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप कर लेना, प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर लेना, क्या इसको आज़ादी कहा जा सकता है दोस्तों? हमारे देश में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है आज की डेट में। 135 करोड़ में से 40% पॉपुलेशन आज भी ऐसी है 75 साल की आज़ादी के बाद जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए, 40% लोग हिंदुस्तान की आबादी के ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। वो खाना कहाँ से खाते हैं? आज भी वो कूड़े में से खाना उठाकर खाते हैं, या कोई बड़ा आदमी, कोई सरमाएदार आके उनको दान में खाना खिला जाए और अपने आप को कर्मवीर, दानवीर कर्ण कहलाए। आज भी हमारे मुल्क में आधी जनता को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता। आज भी पीने का पानी नहीं है। आज भी हिंदुस्तान की 40% पॉपुलेशन के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सेहत सुविधाएं नहीं हैं। मैं मुल्क के हुक्मरानों को कहता हूं, सभी को, किसी भी आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, अम्बाला चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, मद्रास चले जाइए, वहाँ कुत्ते और बिल्लियों की तरह आदमी पड़े होंगे। ये हमारी 75 साल की आज़ादी है सर। आदमी और कुत्ते बिल्ली में यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। दूर क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ पटियाला में माल रोड पर बैगर्स सोते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। आज जाके देखिए मान साहब, आपके शहर में, पटियाला शहर में कुत्ते बिल्लियों से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं इंसान, माल रोड पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये 75 साल की आज़ादी है, इसका हम जश्न मना रहे हैं। मैं आज तकरीबन 68.5 ईयर्स का हूँ सर दोस्तों। उसमें से मेरी 60 साल की यादाश्त मेरे को है। 60 साल की यादाश्त में मैंने कितने इलेक्शन देखे हैं, एमसी के, एमएलए के, एमपी के, मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा, मेरे को गिनती भी याद नहीं। हर एक इलेक्शन में एक ही 2 या 3 मुद्दे होते हैं, पानी बिजली सेहत, पानी बिजली सेहत, सड़क, पानी बिजली, सीवरेज। यार 70 साल हो गए करते हुए, कभी तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं आप लोगों को। मैं एक बात दावे से कहता हूँ, पटियाला शहर में जो सीवरेज के नाम पर जो पैसा 47 से लेकर आज तक लगा है, जितना पैसा सीवरेज के ऊपर लगा है पटियाला शहर में, उतने पैसे से सारे हिंदुस्तान का सीवरेज डल जाए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को चौराहे में खड़े करके गोली मार दीजिएगा। सारे हिंदुस्तान का सीवरेज डल सकता है। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक ये देश रहेगा ऐसे ही सीवरेज डलते रहेंगे, ऐसे ही सीवरेज डलते रहेंगे। कोई एंड नहीं सर, यहां किसी चीज का कोई इंसान की कीमत नहीं है। इंसान यहाँ कुत्ते बिल्लियों से बदतर ज़िंदगी जी रहा है और आप आज़ादी की बात कर रहे हो। यार किस आज़ादी की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको आज़ादी कहते हुए? शर्म से डूब मरो सारे नेताओं, सारे नेता। और इस बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? हमारे मुल्क के सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे। मैं कम से कम 100-200 पॉलिटिकल लीडर, मैं उनका नाम लेना लगूं तो आध घंटा लग जाएगा। मैं जिनको ज़ाती तौर पर जानता हूं, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर एक टूटे हुए तब लंबरेटा हुआ करता था, याद होगा कुछ लोगों को, या साइकिल से शुरू किया था, आज उन सब, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, आज उन सब के पास 2-2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, 2-2 बंगले हैं, 2-2 3-3 फार्म हाउस हैं, और उनके बच्चे या तो स्नावर पढ़ रहे हैं या फॉरेन स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहाँ से ये पैसा आता है सर? तनख्वाह में तो इतना पैसा नहीं है आपके किसी एमएलए, एमपी और एमसी के पास। तो कहाँ है ये पैसा? ऊपर से गिर रहा है। उनके घरों की छतों के ऊपर कोई ऐसा भगवान ने, अल्लाह ने, बाबा जी ने ऐसी कोई छतरी लगाई है कि सीधे उनके यहाँ नोटों की बारिश हो कि आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, इसलिए आपके नोटों की बारिश होगी। लूट लिया आपने, इस मुल्क को लूट लिया। अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा इतना सर, जितना ये हमारे देश के
हुक्मरानों ने, लीडरों ने लूटा है इस देश को, और उसका जिम्मेवार हम सब हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जो गद्दी पर आते हैं वो कहीं ऊपर से नहीं गिर के आते। मेरे जैसे बेवकूफ़, मेरे जैसे नालायक लोग इनको चुनते हैं। हम मज़हब के नाम पर चुनते हैं, हम जो आजकल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं उसके नाम पर बिक जाते हैं। और जो मेरे जैसे उल्लू के पट्टे जो होते हैं, जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स को, मुल्क को, देश को डिस्कस करना पसंद करते हैं, वो भी शराब के टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर, वोट डालना पसंद नहीं करते। और जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब का जो टारगेट है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अब हैं वो 40% लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन है, क्योंकि वो सब बिक जाते हैं और वोट भी वही डालने जाते हैं। तो वो 40% लोग वोट डाल देते हैं और उनकी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार बन जाती है। कोई शर्म किसी लीडर को नहीं है सर। सब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बापू गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, सब जितने थे आज़ादी के सिपाही, जंग आज़ादी के, सबको बेच खा रहे हैं। सिर्फ उनका काम है कि उनकी जब उनका जन्मदिन होता है या यौम शहादत होता है, मतलब उनका डेथ एनिवर्सरी होती है, बेशर्मों की तरह वहाँ जाते हैं और उनके नाम पर स्पीचें करके आ जाते हैं। और उनका एक भी असूल आज तक किसी लीडर ने दिल से नहीं अपनाया। आज़ादी और ग़ुलामी क्या होती है, एक किस्सा सुनाना चाहूँगा सब लीडर्स को, ज़रूर ध्यान से सुनिए। मेरे वालिद प्रोफेसर हंसराज गुप्ता, जो बहुत बड़े आलिम थे उर्दू के और इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, क्योंकि हम सुनाम से हैं और सुनाम की सरजमी उधम सिंह की सरजमी है। वहाँ पर जो भी पैदा होगा उसमें उसकी असर आएगा ही आएगा। ये बात 1942 की है, फरवरी 19, मेरे को डेट भी याद है। ये लोग मेरे फादर लाला बख्शीराम जी, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी और दर्शन सिंह बागी, जो पम्मी बाई फोक सिंगर हैं, उनके वालिद, उनके फादर को कहा जाता है। और बाबू ब्रिशबान जी ने एक तंजीम बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी प्रजामंडल। ये उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट के ख़िलाफ़ सुनाम में मुजाहरा कर रहे थे। इनकी उम्र उस वक्त 20 या 21 साल की, 19, 20, 21 साल की थी। तब अंग्रेज़ हुक्मरान था, उसने आया, उसने इनको समझाया कि भाई वो मुजाहरा करना, प्रोटेस्ट करना मना है, कानून के ख़िलाफ़ है, आप यंग बच्चे हो, आपको नुकसान, पढ़ते हो, नुकसान हो जाएगा, आप जाओ। ये नहीं माने, 2-3 बार समझाया उसने, वो सुनाम से ही था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, संधू साहब थे वो, मेरे को याद आ गया क्योंकि उनके बेटे हमारे बिजली बोर्ड में ही एससी रिटायर हुए थे। तो उन्होंने 2-3 बार समझाया, ये नहीं माने। फिर अल्टीमेटली वो इन सब को एक पुलिस के ट्रक में डालकर संगरूर ले गया, क्योंकि सुनाम तब जेल नहीं हुआ करती थी, ये शाम का हादसे की वारदात है। तो इनको सबको 6-7 लोगों को वहाँ संगरूर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ ये जितने लोग थे सर, जितने आज़ादी के दीवाने थे, अपने देश से प्यार करते थे, अपने मुल्क से प्यार करते थे, इन सब के कपड़े उतरवा दिए गए सर, बिल्कुल नंगा कर दिया गया सर। फरवरी में देखिए कितनी ठंड होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं किसी फ़िल्म की शूटिंग की बात नहीं कर रहा सर, फ़िल्म की शूटिंग की बात नहीं कर रहा। इन लोगों को नंगा करके इनके ऊपर डंडे बरसाए गए, इनके चूतड़ों पर डंडे मारे गए, ठुड्डे मारे गए, लेकिन ये रोए नहीं सर, चिल्लाए नहीं। ये लोग कहते रहे, भारत माँ की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये था जज्बा, ये था जज्बा। अब आगे चलिए सर, यही प्रोफेसर हंसराज गुप्ता, मेरे फादर, अब ये बात होगी 2006 या 7 की, ये अखबार पढ़ रहे थे, बाहर लॉन में बैठे, छोटा सा हमारा घर था यहीं पटियाला में, बाहर अखबार पढ़ रहे थे। मैं पता नहीं कुछ काम कर रहा था बाहर या खड़ा था बाहर गेट पर, तो मैंने देखा कि अखबार पढ़ते पढ़ते इन्होंने ऐनक नीचे रखी और इनकी आंखों में आंसू थे। तो मेरे को ये लगा कि शायद उसमें कुछ वो आता है ना, भी ऑबिचुटरी आती है, भी कोई किसी का इंतकाल हो गया होगा, कोई हमारे दोस्त का, पापा जी के या कोई रिश्तेदार का।
तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भी पापा क्या हुआ, किस बात पे आप इतने मायूस हो, आपकी आंखों में पानी क्यों आया। वो कहने लगे कुछ नहीं यार। नहीं, मैं क्या बताओ तो सही। तो कहते नहीं छोड़ यार। मैंने कहा फिर भी बताओ। कहते यार ये साली आज़ादी है, इसके लिए हम नंगे हम होकर हमने मार खाई है, हमने चूथड़ों पर डंडे खाए हैं, ठुड्डे खाए हैं। इसलिए अखबार देखो यार, अखबार में क्या है, कोई लीडर वहाँ रिश्वत लेते पकड़ा गया, वहाँ एक्सटॉर्शन करते हुए पकड़ा गया, वहाँ वही यहाँ ये हादसा हो गया, वहाँ इतने लोग मारे गए। ये आज़ाद ये तवक्को ये हमारा सपना था आज़ादी का क्या। और वो कहकर बुरी तरह रोने लगे। सर, जिस शख्स को अंग्रेज़ की तशद्दुद, अंग्रेज़ का जुल्म नहीं रुला सका, उसको आज़ाद हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, लीडरों ने रुला दिया। सर, तो ये हमारी आज़ादी है, ये हमारी गुलामी है। संभल जाओ सर, संभल जाओ सभी। ये नकली जो आप कर रहे हो ना सेलिब्रेशंस, तिरंगे शरंगे, ये सब स्टेज मैनेज हैं, सबको पता है। अच्छे काम करो, नेक काम करो, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कर लो काम यार, देश के काम का जाओ। बहुत कमा लिया, कुछ तो एक लीडर ने इतना कमा लिया, उसकी 7 पुश्तें खाएं तब भी कम नहीं होगा। बोलिए कितनों के नाम बताऊं। आपकी डायरी भर जाएगी मान साहब, डायरी भर जाएगी, लेकिन नाम फिर भी कम नहीं होंगे। बंद करो यार, ये धंधे बंद कर दो, बहुत हो गया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ, बताइए। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अमन अरोड़ा साहब से, जो हमारे सुनाम से हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे बहुत अच्छे जान पहचान है, क्योंकि हम जैसे छोटे लोगों की बड़े लोगों से आम जान पहचान होती है। बड़े लोग इस बात का मज़ा भी लेते हैं और उनको पता होता है हम लोगों की मजबूरी है उन लोगों को अपना कुछ ना कुछ कहना, भी हमारा बेटा है, भतीजा है, और कुछ नहीं तो हमारे पिंड का ही है। अमन साहब, आप पंजाब के टॉप रिचेस्ट आदमी हो। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आपके बाप ने, आपके वालिद साहब ने इतना पैसा कमाया है, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, और आप लायक बच्चे हो, आपने उसमें इजाफा किया है। आपके पास एक समंदर है पैसे का सर, उसमें से 2-4 बाल्टियाँ अगर निकल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका एक सपना था वज़ीर बनने का, इसलिए आपने 2-4 पार्टियाँ बदली भी, कोई बात नहीं सर, हर एक आदमी बदलता है, आपने बदल ली तो कोई बड़ी बात नहीं। आपका सपना पूरा हो गया। आप शहीद उधम सिंह की, शहीद आज़म उधम सिंह की सरजमी से हैं। कभी उसकी मिट्टी को उठा के अपने माथे पर लगाया करो, तब पता लगेगा उस मिट्टी के अंदर क्या है, तब पता लगेगा उस मिट्टी के अंदर क्या है। ऐसे नहीं पता लगेगा। आते जाते उसके बुत को सजदा किया करो। और अमन साहब, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, कीजिए। कम से कम सुनाम के लिए तो कुछ कीजिए। कभी कुछ नहीं हुआ सुनाम के लिए, कभी कुछ नहीं हुआ। कम से कम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाइए जिसमें सुनाम के बच्चे, लहरे के बच्चे, उधर जाखल के बच्चे, छाजली के बच्चे, उनको रोज़गार मिले। कुछ कर जाओगे यार तो ये लोग याद रखेंगे, नहीं तो कहेंगे कितने लोग कहाँ से, मैं नाम नहीं लूँगा, कितने बड़े बड़े लोग वहाँ आए, वज़ीर बने और चले गए। ये मौका हाथ से मत गंवाना दोस्त, फिर ये मौका नहीं आएगा। अगली बार पता नहीं वज़ीर बनो ना बनो, लेकिन ये 4 साल काम कर लो। आपको मेरी ये सिंसियर एक बड़े होने की नाते एक रिक्वेस्ट है, नसीहत नहीं है। बाकी देश के नेताओं को जो मैंने कहना था और आवाम को वो मैंने कह दिया। मैं आज का प्रोग्राम एक साहिर लुधियानवी साहब की बहुत खूबसूरत नज़म के साथ ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, और ये उम्मीद करूँगा कि मुझ जैसे फ़कीर की बात हमारे लीडरों तक ज़रूर पहुँचेगी और उन पर कुछ ना कुछ चाहे 5% भी असर ज़रूर होगा। और साथ के साथ हमारी जनता को भी सोचना चाहिए कि कैसे लीडर हमने चुनने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। हाजरीन, अब ये बहुत खूबसूरत गाना जो आज के हालात को बताएगा वो ज़रूर सुनिएगा। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुशी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों में तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों की छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।